नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है ऋग प्रातिशाख्य। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम इसमें जो मेन उक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि आता है ना अष्टौ समानाक्षराणि, कहाँ से है, तो आप क्या कहते हैं, ऋग प्रातिशाख्य से है। अर्थ क्या है, इस प्रकार की सभी जितनी भी पंक्तियाँ हैं हम उन सभी को देखेंगे। सर्वप्रथम ऋग प्रातिशाख्य की व्याख्या देख लेते हैं कि आखिरकार ऋग प्रातिशाख्य होता क्या है। देखिए, ऋग प्रातिशाख्य का जो अर्थ है वो क्या है, प्रत्येक शाखा से संबंध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। अब हमारे पास 4 वेद है, 4 वेद की अनेक शाखाएं हैं और क्योंकि उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसी प्रकार ऋग प्रातिशाख्य ग्रंथों की संख्या जो है वो भी क्या है, वेद अनुसार अनेक है। जिस प्रकार वेदों के जो भाग हैं वो इतने सारे हैं, उसी प्रकार ऋग प्रातिशाख्य की जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या भी क्या है, वेद अनुसार अनेक है। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है। यदि आ जाए परीक्षा में कि ऋग प्रातिशाख्य का संबंध किससे है, शिक्षा से है, व्याकरण से है, अथवा छंद से है, अथवा तीनों से है, तो ऑप्शन में क्या होगा, तीनों से साक्षात संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, साक्षात संबंध है। ऋग प्रातिशाख्य का महत्व, ये MA लेवल पर पूछा जाता है अथवा BA लेवल पर पूछ लिया जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट करें यदि आप और संस्कृत लें तो उस समय पूछा जाता है, या फिर मास्टर्स कर रहे हो आप संस्कृत से, तब उसमें ये प्रश्न अवश्य ही आता है। ये MA लेवल के लिए है, फिर भी हम एक बार छोटा सा देख लेते हैं कि ऋग प्रातिशाख्य का महत्व क्या है। देखिए, प्राचीन जो है हमारे जो वेद है वो संस्कृत विश्व साहित्य के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मानव संस्कृति के प्राचीनतम रूप तथा विकास को समझने के लिए वेदों का परिशीलन अपरिहार्य है। अब जब हमें वेदों को समझना होगा, उसमें इतने सारे अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, उसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है, ऋग प्रातिशाख्य की। क्योंकि अभी हमने देखा है क्या कि जो ऋग प्रातिशाख्य है वो क्या है, व्याकरण से संबंध रखता है। जो व्याकरण का क्या है, इसमें समावेश है, ये व्याकरण से संबंध रखता है। ये हमें अर्थ का ज्ञान कराता है कि शब्द कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे उच्चार, ये चीज़ हमारी ऋग प्रातिशाख्य में आते हैं। देखिए, और क्या बताया गया है, क्या है यहाँ पर, षड वेदांगों के मौलिक अनुशीलन, मनन एवं पर्यालोचन के बिना वेदों का अध्ययन पूर्ण नहीं माना जाता। अब आ जाए ऋग प्रातिशाख्य का महत्व लिखी, तो आप क्या कह सकते हैं कि वेदों का अध्ययन अपूर्ण है ऋग प्रातिशाख्य के बिना। आगे देखते हैं और क्या महत्व है हमारे ऋग प्रातिशाख्य का। तो देखिए, ब्राह्मण काल में आर्यजन गुरुमुख से संहितात्मक क्या करते थे, वैदिक मंत्रों का अध्ययन करके उनको याद रखते थे, स्मरण रखते थे। बाद में लोक भाषा का विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो वैदिक मंत्रों की भाषा से आर्यजन अपरिचित होने लगे, वही आम भाषा आने लगी, लोग आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे, तो जो वेदों की भाषा थी उससे क्या हो गए, अपरिचित हो गए, उन्हें धीरे धीरे उसे भूलने लगे। ऐसी जगह वर्ण, स्वर, मात्रा, संधि, छंद आदि के विशिष्ट नियमों के अभाव में वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण दुरूह सा हो गया। अब देखिए, एक समय था हम सभी को उच्चारित करते थे तो हमें याद थे, परंतु लोक भाषा का विकास हुआ तो क्या हुआ, सभी जो वैदिक मंत्रों की भाषा थी, आर्यजन जो थे वो उससे अपरिचित होने लगे, उन्हें भूलने लगे, उनसे अज्ञानी होने लगे। तो उसकी जगह पर क्या था, स्वर, मात्रा, संधि, छंद आदि, जब इन सभी के नियमों के अभाव में हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करना बहुत कठिन हो गया था। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्यों के रूप में संसार का प्राचीनतम वैज्ञानिक ध्वनि अध्ययन भारत में निष्पन्न हुआ। अब देखिए, प्रातिशाख्य में क्या है, 5 ग्रंथ जो हैं अधिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वार्ष्णेय प्रातिशाख्य, अर्थवेद प्रातिशाख्य और ऋक्तंत्र। परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें से ऋग प्रातिशाख्य कौन सा नहीं है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, अथर्ववेद प्रातिशाख्य, ऋक्तंत्र और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य यदि आ जाए और आपसे कहा जाए इनमें से और एक ऑप्शन आ जाए उपयुक्त सभी, तो आप क्या सोचेंगे कि ये जो ऋक्तंत्र है ये तो प्रातिशाख्य हो ही नहीं सकता है, परंतु ऋक्तंत्र भी क्या है, ऋग प्रातिशाख्य का ही एक क्या है, ग्रंथ है। इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए हमें।
अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऋग प्रातिशाख्य का संस्करण एवं उसकी विशेषता। जो संस्करण के बारे में पूछा जाता है, जो संस्करण है, संस्करण के विषय में नेट में भी पूछते हैं, पीजीटी में भी पूछ लेते हैं और एमए में तो हमें लिखना ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं संस्करण क्या है। वर्तमान संस्करण से पहले ऋग्वेद प्रातिशाख्य के 6 संस्करण प्रकाश में आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? 6। ध्यान रखिएगा, कितने संस्करण प्रकाश में आ चुके हैं? 6 संस्करण। सबसे पहले सूत्रों का संस्करण 1872 ईस्वी में M.A. रेगनियर से प्रस्तुत किया। रेगनियर ने प्रस्तुत किया। सूत्रों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया। उवट भाषा के आधार पर संक्षिप्त व्याख्या भी प्रस्तुत की। फिर 1762 में मैक्स मूलर ने सूत्रों को प्रकाशित किया। उन्होंने सूत्रों का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मैक्स मूलर ने ऋग प्रातिशाख्य के जो सूत्र हैं उनका प्रकाशन जो किया था वो किस भाषा में किया है? सूत्रों का जो अनुवाद किया वो किस भाषा में किया? तो याद रखिएगा, जो मैक्स मूलर है उन्होंने जर्मन भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया है सूत्रों का। आगे देखते हैं, उसी वर्ष अर्थात 1762 में ही ऋग्वेद प्रातिशाख्य के सूत्रों का एक संस्करण सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। फिर प्रौढ़ वैदिक विद्वान डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने उवट भाष्य सहित ऋग्वेद प्रातिशाख्य का बड़ा वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक अध्ययन 3 खंडों में प्रस्तुत किया। प्रथम खंड में क्या किया? प्रातिशाख्य को कारिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया तथा ऋग्वेद प्रातिशाख्य कर्ता, भाषा, शैली आदि पर विचार किया गया। द्वितीय खंड में क्या किया गया? ऋग्वेद प्रातिशाख्य के सूत्रों तथा उवट भाष्य को प्रस्तुत किया गया। तृतीय खंड में सूत्रों का अनुवाद किया और कतिपय टिप्पणियों में अंग्रेजी में दी गई है तथा अंत में अनेक प्रशिष्टियों को भी जोड़ा। यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने उवट भाष्य सहित ऋग्वेद प्रातिशाख्य का जो वो क्या किया था, अध्ययन किया है, वो कितने खंडों में किया है? तो कितने खंडों में किया है? 3 खंडों में। ये प्रश्न बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। विशेषताओं पे छोटा सा प्रकाश डाल देते, थोड़ा सा ऋग्वेद प्रातिशाख्य संस्करण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री द्वारा गृहीत सूत्र पाठ एवं भाष्य पाठ को ही अधिकांशतः अपनाया गया है। कहीं कहीं डॉक्टर शास्त्री के पाठ का ग्रहण न करके उनके द्वारा प्राप्त टिप्पणियों में उल्लिखित पाठांतर को अपनाया गया है। देखिए, कहीं पर तो जो उन्होंने लिखा उस पाठ को अपना लिया, परंतु कहीं पर क्या किया गया? कहीं कहीं पर उन्होंने जो टिप्पणियां लिखी थी उनको अपनाया गया। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का यह संस्करण प्रत्येक सूत्र का तथा तत्संलग्न भाष्य का हिंदी में अक्षरिक अनुवाद किया गया है। अब देखिए, हमारी और आपकी भाषा क्या है? स्वप्न भाषा कौन सी है जिसमें हम अपने स्वप्न देखते हैं? हिंदी भाषा है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है? अवश्य ही निसंदेह मंगलदेव शास्त्री के द्वारा जो किया गया वह है। कोष्ठकों में परिभाषित शब्दों का सन्निवेश करके प्रोढ़ो भी संरक्षित की गई है। अतः उपयुक्त शास्त्र रक्षा ही इस संस्करण का उद्देश्य है कि शास्त्रों की हम क्या कर सके? रक्षा कर सके। यह इसका क्या है? उद्देश्य है। यहाँ पे हमने उद्देश्य भी देख लिया और उसकी विशेषताएं भी देख ली है। अब हम चलते हैं अपने मेन विषय की ओर। क्या है? अब हम बात करते हैं ऋग प्रातिशाख्य के सूत्र। समानाक्षर संज्ञा। समानाक्षर संज्ञा बताई गई है। क्या है उसका सूत्र? अष्टौ समानाक्षराणादीता, अर्थात क्या? अष्टौ अर्थात 8 समानाक्षर हैं। 8 समानाक्षर हैं। कौन कौन से 8 है? देखिए, अष्टौ इति संख्या। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अष्टौ से मतलब है 8, इति संख्या, 8 जो है वो क्या है? संख्या है। समान अक्षराणी इति संज्ञा, और जो समान अक्षर है वो क्या है? संज्ञा है। देखिए, यहाँ पे जो अष्टौ कहा गया ये क्या है? संख्या है। और समान अक्षर क्या है? ये संज्ञा है। फिर कहते हैं आदितः इति पंचमी पंचम्यास्तसिल इति ही व्याकरणा पठन्ति, अर्थात आदित्य जो है, आदितः, ये जो आदित्य है यह क्या है?
पंचमी विभक्ति में तस्सिल प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वैसे ये प्रश्न इतना डीपली नहीं जाता है, बस आपसे ये पूछ लिया जाता है कि समानाक्षर कितने हैं? अष्टौ, 8 हैं। सूत्र क्या है? अष्टौ समानाक्षराणि, ये है सूत्र। फिर भी हम देख लेते हैं वो 8 अक्षर कौन से हैं, उन्हें देखना जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे अष्टराणि कौन से अक्षर है? अ, आ, री, री, ई, उ, उ। ये 8 क्या हैं? हमारे समान अक्षर हैं। यदि पूछा जाए समान अक्षर कौन से हैं तो कौन कौन से हैं? ए, आ, री, री, ई, उ। ये सभी, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस से भी पूछ लेते हैं कई बार। ये सभी क्या है? 8 के 8 अष्टौ समान अक्षर है 8। अब पूछा जाए ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार समान अक्षर कितने हैं तो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, री, री, ई, उ। ये सभी क्या है? समान अक्षर हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। क्या है? समान अक्षर संज्ञा का प्रयोजन, समान स्थान वाले 2 समान अक्षर एक दीर्घ और स्वर को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? वो जो समान स्थान वाले जब 2 समान अक्षर होते हैं तो वो एक दीर्घ स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, ये इसमें कहा गया है। फिर आता है हमारा संध्या अक्षर। संध्या अक्षर और समान अक्षर में कंफ्यूज नहीं होना है। समान अक्षर हमारे कितने कहे अभी हमने? 8। और संध्या अक्षर कितने हैं? चत्वारी। ततश्चत्वारी संध्या अक्षर व्युत्पत्तिराणि, अर्थात तत्पश्चात आगे वाले चत्वारी 4 अक्षर क्या है? संध्या अक्षर है। हमने अभी बात करी थी समान अक्षर जो कि 8 है, और अब कहे हैं संध्या अक्षर। संज्ञा सूत्र कौन सा है? यदि पूछ लिया जाए संध्या अक्षर सूत्र तो वो क्या है? ततश्चत्वारी संध्या अक्षर व्युत्पत्तिराणि, अर्थात जो 4 हैं आगे आते हैं। किसके आगे आते हैं? समान अक्षर की जो बाद में, उनके समान अक्षर के जो आगे आते हैं वो जो 4 हैं वो क्या है? संध्या अक्षर है। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ये क्या है? हमारे संध्या अक्षर हैं। देखिए यहाँ पे भी है, उन समान अक्षरों से अव्यहित बाद में आने वाले, अर्थात उसके बाद में आने वाले 4 अक्षर क्या है? संध्या अक्षर संज्ञक होते हैं, अर्थात वो क्या है? संध्या अक्षर हैं। अकार की ई, उकार, ए और ओकार के साथ संधि होने पर जो अक्षर निष्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संध्या अक्षर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ, ऐ, औ क्या है? संध्या अक्षर हैं। इस प्रातिशाख्य में स्वर वर्णों का क्रम इस प्रकार है। कैसे है? यदि पूछा जाए ऋग प्रातिशाख्य में जो स्वर हैं उनका क्रम क्या है तो सबसे पहले क्या आता है? ए, आ, री, री, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ, ल, ली आते हैं। आदि, ये क्या है? ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा आदि। ये क्या है? प्रतिशाख्य में स्वर वर्णों का क्रम है। आगे चलते हैं। अघोष। अब बात करते हैं अघोष क्या है। जो हमारे अघोष हैं वो क्या होते हैं? घोष। देखिए घोष का मतलब होता है आवाज, और यदि हम उसके आगे लगाते अ तो क्या बन गया? आवाज नहीं है। अंतयः सप्त तेषां घोषः, तेषां अघोषः। उन ऊष्म वर्णों में जो ऊष्म वर्ण होते हैं अंतिम 7 वर्ण अघोष या फिर बिना आवाज के हैं। अघोष जिनकी आवाज नहीं है वो है। अब हम देखते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से थे। ऊष्म वर्ण में जो अंतिम 7 हैं वो क्या है? वो है हमारे अघोष। देखिए यहाँ पर कहा गया है अंतया, अंत में आने वाले
अंतयः अंत में आने वाले सप्त सात तेषाम उनमें किसमें उन वो जो ऊष्म वर्ण हमने बात करी है उनमें क्या है अंत में जो आने वाले सात होते हैं वो क्या होते हैं अघोष होते हैं। अब आप सोचेंगे कौन से ऊष्म वर्ण, तो हम बता देते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। ऊष्म वर्ण होते हैं ह, उस तदुपरांत ह के बाद आता है श, स, स, अह, क, प, अंग। ये क्या होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। अब हमें कहा गया है अंतिम आने वाले जो अंतिम सात है, अंतिम सात क्या मतलब है, हमने यहाँ पे बस एक है जोड़ दिया है। जो ऊष्म वर्ण है वो कितने हैं याद रखिएगा, ऊष्म वर्ण 8 होते हैं। अब उन्होंने कहा हमसे कि जो सात होते हैं उनमें किन में ऊष्म वर्णों में जो अंतिम सात होते हैं वो क्या है अघोष होते हैं। अब 8 में से एक हटा देते हैं स्टार्टिंग का, तो जो बचेंगे सात वो सब क्या है अघोष हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यदि हमने है हटा दिया है, एक है हट जाता है, ह क्या है ऊष्म वर्ण में आता है सबसे पहले, फिर हमारा आता है श, षटकोण वाला श, स, अह, क, प और अंग। ये क्या है हमारे, अभी हमने बताया ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म में से हमने ह को हटा दिया तो हमारे पास जो ये सात बचे हैं ये क्या है, ये अघोष है। जैसे यथा, जैसे श, स, स, अह, उपधा, पद्मान्य, अ। ये क्या है हमारे अघोष संज्ञा का प्रयोजन। अघोष परे हो तो रेफित अथवा अरेफित, अघोष स्पर्श के समान स्थान वाला ऊष्म वर्ण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि पूछ लिया जाए कि ऊष्म वर्ण कौन कितने हैं, ऊष्म वर्ण कितने हैं, अभी बताया था कितने हैं ऊष्म वर्ण 8 हैं, और अघोष कितने हैं, अघोष 7 है। ऊष्म वर्ण के जो अंतिम 7 होते हैं, एक ये है, एक 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे ऊष्म वर्ण। ऊष्म में से प्रथम को हटा दीजिए, ये जो 7 बचे हैं ये क्या है अघोष संज्ञक होते हैं। फिर हम बात करते हैं सऊष्म संज्ञा। सऊष्म संज्ञा से क्या तात्पर्य है, सऊष्म से है युग्मौ सौष्माणै, अर्थात प्रत्येक वर्ग में समवर्ण क्या होगा सऊष्म है, ऊष्म संज्ञक होगा। कौन सा समवर्ण, समवर्ण जो है वो क्या होगा ऊष्म संज्ञक होगा। प्रत्येक वर्ग का सम, प्रत्येक वर्ग से मतलब क्या है, देखिए कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, तवर्ग होता है, टवर्ग होता है, और क्या होता है कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं हमारे। इन सब वर्गों में समवर्ण मतलब कवर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसमें से समवर्ण का मतलब क्या है द्वितीय, और चतुर्थ वर्ण क्या है ऊष्म, सऊष्म, ऊष्म संज्ञक होता है। ध्यान देते हैं आगे, देखिए ये लिखा हुआ है सम, द्वितीय और चतुर्थ वर्णों को सऊष्म संज्ञक जानना चाहिए। वही बात है, मुख से निकलने वाली वायु उस वायु के साथ उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं सऊष्म संज्ञक कहलाते हैं। ये सऊष्म संज्ञक कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये मुख से निकलने वाली जो वायु होते हैं उस वायु के साथ उच्चारित होते हैं, इसीलिए सऊष्म संज्ञक कहलाते हैं। जैसे खद्य, छिंज, ठत, यथ, भव। अब आप सोचिए ये क्या है, ये इसका मतलब है कवर्ग का ख और द्य। ये द्य नहीं होगा यहाँ पे, ख, क, ख, ग, घ, घ है यहाँ पे, ये घ घर, ख और घ घर, छ और झ झंडा, ट और ड, य और ध, फ और भ। ये सब क्या है सऊष्म संज्ञा का प्रयोजन। सऊष्म वर्ण तो पूर्व के साथ उच्चारित होता है, ये सभी क्या है हमारे ऊष्म संज्ञक होते हैं। कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग के समवर्ण। और प्रत्येक वर्ग के समवर्ण से क्या तात्पर्य है, हमारे पास वर्ग कितने होते हैं 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ मिलाकर के 10 हमारे क्या बन गए हैं यहाँ पर सऊष्म संज्ञक बन गए हैं ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे आते हैं स्वर भक्ति। स्वर भक्ति किसे कहते हैं? यदि आप स्वर भक्ति सरल शब्दों में समझे, पहले हम यहीं पर बता देते हैं कि इसका सूत्र क्या है। याद रखिएगा, सूत्रों पर ध्यान दीजिएगा। स्वर भक्ति ही पूर्व भाग अक्षरांग। यदि हम इसे सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? क इस उदाहरण में स्वदासित के पूर्व में अद्य या उप्रति शब्द नहीं हुई। ख पूर्व में भीखी न होने से विदंती में प्लुप्ति नहीं हुई। देखिए, हम आपको सरल शब्दों में कहें तो स्वर भक्ति क्या होती है? स्वर वर्ण पूर्व में हो, व्यंजन वर्ण बाद में हो, और तो उसके बाद जो भी रेफ से बाद में री वर्ण, ये होता है ना, री वर्णात्मक स्वर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है री वर्ण स्वर भक्तिर उत्वा। री भक्ति जो है हमारी रिकार है वो क्या हो जाती है? इसमें उत्पन्न हो जाती है। किस में उत्पन्न हो जाती है? स्वर भक्ति में उत्पन्न हो जाती है। देखिए आगे ध्यान देते हैं, आगे आपको सरल में शब्द में आ जाएगा। स्वर वर्ण पूर्व में हो और व्यंजन वर्ण बाद में हो तो रेफ से बाद में रे वर्णात्मक स्वर भक्ति उत्पन्न होती है। वह स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंध रखती है। रेफ से बाद वाली रेफ के सदृश होती है, लकार के बाद वाली लकार के सदृश होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, व्यंजन के सहित एवं पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अंग होती है, यह अर्थ है इसका। ठीक है, यदि इसका आप क्या नाम है पूछ लिया जाए, स्वर भक्ति का क्या है सूत्र, क्या दिया गया है ऋग प्रातिशाख्य में, तो क्या होगा? स्वर भक्ति पूर्व भाग अक्षरांगम। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आती है हमारी रक्त संज्ञा। रक्त संज्ञा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर रक्त संज्ञा पर भी पूछा जाता है। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र है हमारा रक्त संज्ञक अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक वर्ण क्या है? रक्त संज्ञक है। सबसे सरल होता है, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? रक्त संज्ञक होते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है? स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है, दीर्घ और ह्रस्व। यदि एक ही ऊष्म वर्ण के परे हो तो स्वर भक्ति दीर्घ होती है, और यदि द्वित्व प्राप्त ऊष्म वर्ण के परे हो तो स्वर भक्ति ह्रस्व हो जाती है। रक्त संज्ञा का प्रयोजन रक्त ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, जैसे उम्र ओक में रक्त अनुनासिक व्यंजन के साथ संबंध होने पर स्वरों का अनुनासिकता राग कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं यम। जो यम है, अगर हम ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार देखें तो यम कौन से होते हैं? यम होते हैं क, ख, ग और घ। ये क्या होते हैं? हमारे यम होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में आ जाए यम क्या है तो यम ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात है। संयोग अर्थात वर्णों का मेल, सन्निपात है, सन्निपात संयोग कहलाता है। क्या कहता है? सन्निपात अर्थात वर्णों का जो मेल है वो क्या कहलाता है? संयोगस्तु, वह संयोग कहलाता है। सन्निपात किसका? व्यंजन सन्निपात। व्यंजन मतलब वर्णों का जो संयोग सन्निपात मेल है वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। देखिए, संज्ञा का प्रयोजन स्वर वर्ण या अनुस्वार से अव्यहित बाद में आने वाले संयोग का प्रथम वर्ण द्वित्व को प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्राग्रह संज्ञा। प्राग्रह संज्ञा ओंकार ओ मंत्री पजह प्राग्रह, ये क्या है? ये सूत्र है प्राग्रह संज्ञक। आमंत्रित संबोधन से उत्पन्न ओंकार, संबोधन से उत्पन्न ओंकार, ओंकार मतलब ओंकार क्या होगा? प्राग्रह, प्राग्रह संज्ञक होता है। किससे उत्पन्न? संबोधन से उत्पन्न। संबोधन से उत्पन्न ओंकार जो है, संबोधन पद के अंत में जो ओंकार आता है वो क्या होगा? प्राग्रह संज्ञक होगा।
देखिए प्राग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवरुद्ध होने की योग्य। इसे क्या कहते हैं? प्राग्रह। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। प्राग्रह का अर्थ पूछा जाए तो क्या है? अवरुद्ध होने की योग्य। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रेफी संज्ञा। रेफी संज्ञा क्या है? ऊष्मा रेफी पद्मौ नामी पूर्व, अर्थात नामिन जो स्वर है उनके पूर्व में हो तो पंचम ऊष्म क्या हो जाता है? रेफी संज्ञक होता है। यदि क्या हो? नामी स्वर पूर्व में हो, नामिन स्वर आए पहले और बाद में क्या है? पंचम ऊष्म वर्ण आ जाए तो रेफी क्या होता है? पंचम ऊष्म वर्ण विसर्ग होता है। भाई ऊष्म वर्ण पढ़े थे ना हमने, उसमें पंचम वर्ण ऊष्म कौन सा है? पंचम जो ऊष्म है वो होता है विसर्ग वाला। तो ये यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो रेफी संज्ञक होता है। देखिए रेफित, रेफित क्या है? संज्ञक पदों में रेफित विसर्जनीय के आगे पद पाठ में इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह इति शब्द रेफित विसर्जनीय के रेफित स्वरूप को बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम देखिए, अभी तक हमने क्या था? जो शॉर्टकट में था, हमने ऋक् प्रातिशाख्य को पढ़ा है। यदि अब आप सोचेंगे कि इसे लिखें कैसे, लिखने के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट में, और भी ज्यादा शॉर्टकट में क्या है? समान अक्षर। समान अक्षर 8 होते हैं। कौन से? ए आ री री ई उ ऊ। संध्याक्षर 4 होते हैं। ए ओ ऐ औ। स्वर 12 होते हैं। इनके क्रम शौनक के अनुसार क्या है? ए आ री री ई उ ऊ ए ओ ऐ औ। कितने होते हैं स्वर? ये पूछ लिया जाता है। शौनक के अनुसार स्वर कितने हैं? शौनक के अनुसार स्वर 12 होते हैं। शौनक जो है उन्होंने ली और ली को स्वर नहीं माना है। इकार परे हो तो प्लुप्त स्वर दीर्घ स्वर के समान हो, यथा विदती विदती ई। अनुस्वार व्यंजन भी है और स्वर भी है। 4 अंतस्थ है। कौन से? य व र ल, य र ल व। अब बात करते हैं हम ऊष्मा की। ऊष्मा 8 है। ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऊष्म 8 है। ह श स स अह उपधा जिह्वा मूल्य अंग इति। ये अघोष 7 होते हैं। क्या? ऊष्म का जो प्रथम होता है वो हट जाता है, अंतिम 7 जो होते हैं वो अघोष होते हैं। हमने पहले ही बात करी थी। तो कौन से है? श स स अह उपधा और जिह्वा मूल्य प अह। प्रत्येक वर्ण के प्रथम 2 भी अघोष होते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ण के जो प्रथम 2 होते हैं वो भी अघोष होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस प्रातिशाख्य का भाष्य वृजट के पुत्र उवट ने लिखा है। सऊष्म संज्ञा प्रत्येक वर्ग का समवर्ण सऊष्म है, जैसे कि ख ख छ छ थ ध ट ठ फ भ। ये 10 ऊष्म संज्ञक हैं। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अक्षर संज्ञा है। ह्रस्व व दीर्घ स्वर को अक्षर कहा जाता है। अवग्रह का उच्चारण काल एक मात्रा होता है। अवग्रह का अर्थ क्या है? पृथक रूप से ग्रहण। स्वभक्ति किसकी होती है? स्वर भक्ति जो है, यहाँ पे स्वर भक्ति है। ये स्वर भक्ति, स्वर व्यंजन पूर्व में हो, व्यंजन वर्ण बाद में हो तो रेफ से बाद में रिवर्णात्मक स्वर भक्ति उत्पन्न होती है। दीर्घ स्वर भक्ति का काल आधी मात्रा वाला है। ह्रस्व स्वर भक्ति का काल आधे से कम चौथाई मात्रा वाला होता है। ऋग्वेदीय जो ऋग्वेदीय शाखा की अवान्तर शेषरीय शाखा से संबंध है। क्या? ऋग्वेद प्रातिशाख्य। इसमें 6 पटलों के 3 अध्याय हैं। व्यंजन भी आधी मात्रा वाले होते हैं। अनुनासिक वर्ण रक्त संज्ञक है। रेफ को विस्व से उच्चारित मानते हैं। नासिकीय यम और अनुसार है। र यह नासिकीय है। देखिए यहाँ ये गलत है, इसे ना देखिएगा आप। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। ये पतंजलि के अनुसार लिखा गया था। यम जो है, यम हमारे 4 हैं। ये है अंग जो है वो अनुस्वार है। डकार का स्थान जिह्वा मूल व ये मूल है, यहाँ पे जिह्वा मूल व तालु है, ऐसा आचार्य वेदमित्र कहते हैं। नामिन, नामिन क्या है?
ऋकार से प्रारंभ होने वाले 10 वर्ण नामिन कहलाते हैं। अब ऋकार से जो प्रारंभ हो गए, ऋकार के बाद में जितने भी हमारे स्वर हैं आने वाले वो 10 क्या हैं, वो सब नामिन होते हैं। फिर प्राग्रह संज्ञा किसकी होती है? संबोधन से उत्पन्न ओंकार प्राग्रह संज्ञक है। प्राग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवरुद्ध होने के योग्य। फिर आता है हमारा रेफी संज्ञा। जो रेफी संज्ञा है, नामिन स्वर पूर्व में हो तो पंचम ऊष्म रेफी संज्ञक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने, रेफी संज्ञक होगी इन सब में, ठीक है। विशेष ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है मह अप, इनमें रेफी संज्ञा होगी या नहीं होगी? इनमें नहीं होगा। समास का उत्तर पद होने पर स्वः पद रेफित नहीं है। ये हम अभी पीछे कर चुके हैं, इन्हें आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम आपसे अब 2 प्रश्न पूछते हैं, आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि संध्या अक्षर कितने हैं और समानाक्षर कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस में लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।